बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, आज के लेक्चर में हम चैप्टर 13 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर की जो MCQs हैं वो देखते हैं। चॉइस चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस। सबसे पहला MCQs है, ए पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज अट्रैक्ट्स अदर पॉजिटिव चार्ज, रिपेल्स अदर पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्ट न्यूट्रल चार्ज, रिपेल्स अ न्यूट्रल चार्ज। हमारे पास एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा दूसरे पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि दो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो ठीक होगा। नेक्स्ट MCQs है, एन ऑब्जेक्ट गेन्स एक्सेस नेगेटिव चार्ज आफ्टर बीइंग रब्ड अगेंस्ट अनदर ऑब्जेक्ट विच बिकम्स न्यूट्रल, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, आइथर A, B और C। कि एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर लेता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मज़ीद आ जाता है जब उसको रब करते हैं एक ऑब्जेक्ट के साथ। तो वो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि एक अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है और हम एक नेगेटिव चार्ज को उसके साथ रब करते हैं, तो अगर नेगेटिव जो चार्ज है उस पर, नेगेटिव बॉडी है उसके ऊपर जो चार्ज है वो मज़ीद इंक्रीज़ कर जाता है, तो इसका मतलब है कि दूसरी बॉडी के ऊपर से नेगेटिव चार्ज इस बॉडी पे आया है, तो पीछे कौन सा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका ऑप्शन सी होगा। थर्ड MCQs है, टू अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स A and B आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर व्हेन ऑब्जेक्ट B इज प्लेस्ड नियर अ नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट C, टू ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर, विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट A। कि दो अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं A और B, उनको रब किया गया और फिर क्या किया गया कि जो B है उसको रखा गया एक नेगेटिवली चार्ज C के पास। तो ये दोनों क्या करते हैं, B और C एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, B पे भी नेगेटिव चार्ज है और C पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो हमने A के बारे में बताना है कि A पे कौन सा चार्ज होगा। तो A पे बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होगा। ऊपर वाली एग्जांपल आपको समझाइए, बिल्कुल सेम उसी मेथड के तहत जो इसका ऑप्शन है वो B होगा, उस पर भी पॉजिटिव चार्ज ही मौजूद होगा। उसके बाद फोर्थ MCQs है, व्हेन यू रब अ प्लास्टिक रॉड अगेंस्ट योर हेयर सेवरल टाइम्स एंड पुट इट नियर सम बिट्स ऑफ पेपर, द पीसेस ऑफ पेपर आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट। कि हम अपने बालों में कंघी करते हैं और उस कंघी को क्या करते हैं, पीसेस ऑफ पेपर जो कुछ हैं हमारे पास उनके पास लेकर जाते हैं, तो वो पीसेस ऑफ पेपर उस कंघी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन ठीक है कि रॉड और पेपर दोनों के ऊपर क्या है, अपोजिट चार्ज है। इस वजह से क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो पीसेस ऑफ पेपर हैं वो कम की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ व्हाट हैपन्स टू अट्रैक्शन ऑफ टू अपोजिटली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स एज देयर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इंक्रीजेज। कि कूलम्स लॉ के मुताबिक अगर दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर दिया जाए, तो उनके ऊपर जो फोर्स है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो बेसिकली डिक्रीज कर जाएगी। क्योंकि डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस डिक्रीज होने से, इंक्रीज होने से जो फोर्स है वो डिक्रीज होगी। उसके बाद 6 है, द कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर द चार्जेस विच आर। कूलम्स लॉ उन चार्जेस के लिए वैलिड है जो कि स्टेशनरी हों और पॉइंट चार्जेस हों। मूविंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जब चार्ज मूव करेगा तो वो क्या हो जाएंगे, वो बेसिकली मूविंग चार्ज को हम करंट का नाम देते हैं। तो कूलम्स लॉ स्टेशनरी और पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट MCQs है, ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव चार्ज आर इनिशियली 4 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर का है। व्हेन दे आर मूव्ड क्लोजर टुगेदर सो दैट दे आर नाउ ओनली 1 सेंटीमीटर अपार्ट, द फोर्स बिटवीन देम। कि पहले उनके दरमियान डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर था, अब उनको एक दूसरे के नज़दीक लाया गया कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर का हो गया है। तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो कूलम्स लॉ है वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, F इक्वल टू K(Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर वाला। तो डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर हो तो आर स्क्वायर बेसिकली क्या हो जाएगा, 16 बन जाएगा। तो ये अगर हम 1 सेंटीमीटर कर दें तो 16 टाइम्स देन भी 4 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट MCQs है, 5 joule of work is needed to shift 10 coulomb of charge from one place to another. The potential difference between the plates is 5 joule वर्क डन है, और हमारे पास क्या है, जो चार्ज है वो 10 कूलम का है।
तो वर्क पर यूनिट चार्ज हमारे पास किसकी इक्वल होता है, पोटेंशियल की इक्वल होता है। तो वर्क पर यूनिट चार्ज हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 10.5 वोल्ट इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, टू स्मॉल चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स। दो स्मॉल चार्ज स्फीयर हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस 2 मिलीमीटर का है। तो हमने ये बताना है कि इनमें से दो बेसिकली किन दो के दरमियान ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो जो +2Q और -2Q चार्जेस होंगे उनके दरमियान क्या होगी, ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स होगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे, ये दो भी रिपेल करेंगे। जहाँ पे -1Q और -4Q है तो इनके दरमियान अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। जो +2Q और -2Q है इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर, क्रॉस ईच अदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, क्रॉस ईच अदर इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, नेवर क्रॉस ईच अदर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे क्रॉस नहीं करती। 11th है, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज, कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q ओवर V, इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। Q इक्वल टू CV होता है तो C इक्वल टू Q ओवर V, जो बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। इसके बाद इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू शो बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। हम ये कैसे बता सकते हैं कि दो किस्म के चार्जेस मौजूद होते हैं। तो हम इसको एक्सपेरिमेंट की मदद से देखेंगे। एक कॉम रब्ड विद हेयर एंड एम्बर रब्ड विद सिल्क अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस दे एक्वायर ड्यूरिंग रबिंग। कि जब हम बालों पे कंघी करते हैं तो वो कंघी क्या करती है, जो स्मॉल पीसेज हैं पेपर के उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से होता है जो रबिंग के दौरान उस कंघी के ऊपर आ गया था। The following experiments show that we can produce 2 types of electric charges through the process of rubbing। अब हम एक्सपेरिमेंट्स की मदद से देखेंगे कि दो किस्म के चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं जब हम ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट 1 है, टेक अ प्लास्टिक रॉड, रब इट विद फर एंड सस्पेंड इट हॉरिजेंटली बाय अ सिल्क थ्रेड। हमने क्या किया, एक प्लास्टिक रॉड लिया और उसको रब के ज़रिए से उसको फर के ज़रिए से रब किया और सस्पेंड कर दिया एक सिल्क थ्रेड की मदद से। उसके बाद हमने इसी तरह एक और प्लास्टिक रॉड लिया और उसको भी फर से रब करने के बाद उस पहले वाले प्लास्टिक रॉड के पास लेकर गए। तो हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो दोनों रॉड्स हैं उनको प्लास्टिक के थे और उन दोनों का हमने रब किया था फर से। इस वजह से हमने ये अज्यूम कर लिया कि दोनों के ऊपर जो चार्जेस हैं वो एक ही किस्म के हैं। इसके बाद हम अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अब हमने एक ग्लास रॉड लिया और उसको रब किया सिल्क की मदद से और उसको इसी तरह सस्पेंड कर दिया हॉरिजेंटली एक थ्रेड की मदद से। अब फिर हमने क्या किया कि एक प्लास्टिक रॉड लिया और उसको फर की मदद से रब किया और फिर उसको गिलास रॉड के करीब लेकर गए। तो हम ये देखते हैं कि दोनों रॉड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो रॉड्स हैं वो unlike and rods are unlike and their attraction implies that charge on the two rods are not of the same kind but of opposite nature। क्या हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा कि दोनों प्लास्टिक रॉड थे और दोनों को फर से रब किया तो दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया था। इसका मतलब यह है कि दो सेम चार्जेस उनके ऊपर आ चुके थे क्योंकि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि एक ग्लास रॉड लिया और उसको रब किया सिल्क से और दूसरा प्लास्टिक रॉड लिया और उसको रब किया फर से। तो जब इन दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लेकर आए तो इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है। इसका मतलब ये है कि दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज था और अपोजिट चार्ज होने की वजह से दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है। तो इन दो एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हमें ये पता चला कि जो चार्जेस हैं वो दो किस्म के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडीज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। हमने मेथड बताना है कि बॉडीज कैसे चार्ज होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। तो हमने क्या करना है, ब्रिंग टू मेटल स्फीयर्स ए एंड बी एंड प्लेस देम ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड, नाउ ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड नियर इट। हमने दो
इंसुलेटिंग स्टैंड लिए, ए और ये स्टैंड है और ये दूसरा स्टैंड है, और उनके ऊपर हमने दो स्फेयर्स रख दिए, ये स्फेयर ए है और ये स्फेयर बी है। फिर हमने क्या किया कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड इन दो स्फेयर्स के नज़दीक लेकर आए, तो क्या होगा, रॉड विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स इट एंड रिपेल पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम इट। Negative charge will be developed on the left surface of the sphere A, which is close to the rod, while positive charge will develop on the right surface on the sphere B. अब जब हम एक पॉजिटिव चार्ज रॉड इन स्फेयर के इस एक स्फेयर के नज़दीक लेकर आएंगे, इनिशियली ये न्यूट्रल थे, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। जब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ चार्जेस उसके ऊपर इक्वल होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इक्वल होंगे। तो जब हम ये एक दूसरे के साथ इन टच हैं दोनों स्फेयर, जब हम ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके करीब लेकर आए तो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो इसके लेफ्ट साइड पे, स्फेयर की लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, और जो राइट साइड है दूसरे स्फेयर की, वहाँ पर क्या आ जाएगा, अपोजिट चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो अपोजिट चार्ज पे, अपोजिट साइड पे सेम चार्ज आ जाएगा और जो फ्रंट साइड है वहाँ पे अपोजिट चार्ज आ जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ सेपरेट द स्फेयर्स बाय अ स्मॉल डिस्टेंस व्हाइल द रॉड इज स्टिल नियर द स्फेयर ए। इस रॉड को इस स्फेयर के साथ रखते हुए हमने क्या किया, इस स्फेयर को इस स्फेयर से अलग कर दिया। पहले रॉड नहीं हटाना, रॉड स्फेयर के साथ रखना है और इस रॉड और इस स्फेयर को इकट्ठा एक साथ हमने क्या करना है, इस स्फेयर से अलग कर देना है। रिमूव द रॉड, द चार्जेस ऑन द स्फेयर्स रीअरेंज देमसेल्फ। जब हम इस रॉड को रिमूव करेंगे, हमने रॉड को रिमूव किया तो ये चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे इस स्फेयर्स पे रीअरेंज हो जाएंगे। नाउ सेपरेट द स्फेयर्स बाय अ लार्ज डिस्टेंस, द चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द स्फेयर। यहाँ पर ये चार्जेस क्या करेंगे, होल बॉडी पे, इस स्फेयर पे ये नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हर जगह पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस स्फेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन दिस प्रोसेस एन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विल बी डिवेल्प्ड ऑन ईच मेटल स्फेयर। तो हर मेटल स्फेयर के ऊपर क्या हुआ है, अपोजिट चार्ज डिवेल्प हो चुका है। दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.3, हाउ डज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन डिफर फ्रॉम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या डिफरेंस है वो हमने बताना है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन वी रब अ न्यूट्रल बॉडी विद अनदर न्यूट्रल बॉडी। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं, रब करते हैं एक न्यूट्रल बॉडी को दूसरी न्यूट्रल बॉडी से, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम रब नहीं करते। हम क्या करते हैं, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने चार्ज करना है वो इन कांटेक्ट नहीं होता, बल्कि उसके नज़दीक लेकर आते हैं, रब नहीं करते। वी चार्ज अ कंडक्टर विदाउट मेकिंग एनी कांटेक्ट विद द चार्जिंग बॉडी। वहाँ पर हमने फ्रिक्शन के मामले में क्या किया, दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ रब किया है, वो इन टच थे। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम ऑब्जेक्ट्स को इन टच नहीं करते, क्या करते हैं कि वो इन कांटेक्ट नहीं होते बल्कि उसके करीब लाया जाता है। उसके बाद 13.4 है, व्हाट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, डिस्कस इट्स वर्किंग प्रिंसिपल विद अ लेबल डायग्राम। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको हमने डिफाइन करना है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज ए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग चार्जेस। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं चार्जेस को डिटेक्ट करने के लिए। कंस्ट्रक्शन इसकी हम देखते हैं, it consists of a brass rod with a brass disc at the top and two thin leaves of gold foil hanging at the bottom. The rod passes through an insulator and a thin aluminum foil is grounded by connecting a copper wire. अब बेसिकली इसमें होता क्या है, एक ब्रास डिस्क होती है जो एक रॉड के ज़रिए से एक इन गोल्ड लीफ के साथ जुड़ी होती है। ये गोल्ड लीफ क्या कर रहे होते हैं, इस रॉड के साथ हैंग हुए होते हैं। तो ये रॉड पास कर रहा होता है एक इंसुलेटर से, और यहाँ पर जो एक एल्युमिनियम फॉयल है उसको ग्राउंड किया गया होता है कॉपर वायर की मदद से। तो ये बेसिकली सारा क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन है। बाकी इसमें
जो है इंसुलेटर प्लग होता है, यानी कि ये इंसुलेटर है जिसमें से ये रॉड गुजर रहा है। बेसिकली ये इसलिए लगाया जाता है कि जो चार्ज है वो इस बोतल के ऊपर ना आ जाए। उसके बाद गिलास बॉटल है, मेटल फॉयल है, ये वही है जिसकी बात एल्यूमिनियम फॉयल की गई थी और इसको अर्थ किया गया होता है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के मेथड के तहत क्या किया जाता है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर चार्ज कितना है वो फाइंड किया जाता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है। When we bring some body with the charge near the disk, जब हम किसी भी बॉडी को जिसके ऊपर चार्ज है उसको हम डिस्क के नज़दीक ले आते हैं, opposite electric charge develops on the gold leaf and depending on the strength of the charge the leaves move apart। जब हम एक चार्ज बॉडी को इस डिस्क के करीब लेकर आएंगे तो ऑपोजिट चार्ज इस डिस्क के ऊपर आ जाएगा और फिर क्या होगा कि इन जो लीव्स हैं इनके ऊपर भी चार्ज आएगा तो ये डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। और ये कितना डिफ्लेक्ट करेंगे ये बेसिकली डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ चार्ज पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13.5 है, सपोज यू हैव अ ग्लास रॉड व्हिच बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड व्हेन यू रब इट विद वूल, डिस्क्राइब हाउ वुड यू चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली पॉजिटिवली। कि हमारे पास एक रॉड है जिसके ऊपर ग्लास रॉड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब हमने इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज करना है उस पॉजिटिवली चार्ज रॉड की मदद से। तो हम क्या करेंगे, चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली, इसके लिए हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू चेंज द इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड नियर द डिस्क ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप। हम इस इलेक्ट्रोस्कोप को क्या करने के लिए, नेगेटिव चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज इस डिस्क के करीब लेकर आएंगे। Negative charge will appear on the disk of the electroscope while positive charges will shift to the leaves। नेगेटिव चार्ज इस डिस्क के ऊपर आ जाएगा, ऑपोजिट चार्ज जैसा कि हमने स्फेयर्स वाले केस में देखा था कि जो नज़दीक सरफेस थी वहाँ पे ऑपोजिट चार्ज आया था और जो दूर सरफेस थी जो दूर स्फेयर था उसके ऊपर पॉजिटिव सेम चार्ज आया था। तो इस केस में भी अब जो ऑपोजिट चार्ज है वो डिस्क के ऊपर आ जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो लीव्स के ऊपर आ जाएगा। Now connect the disc of the electroscope to the earth the aluminium foil by a conducting wire। उसके बाद हमने इसको क्या कर देना है, जो डिस्क है उसको हम कनेक्ट कर देंगे एल्यूमिनियम फॉयल के ज़रिए से, ग्राउंड कर देंगे। चार्ज ऑन द लीव्स विल फ्लो टू द अर्थ थ्रू द वायर। तो जो चार्ज है लीव्स पे वो क्या कर जाएगा, वो फ्लो कर जाएगा अर्थ की तरफ। नाउ इफ वी फर्स्ट ब्रेक द अर्थ कनेक्शन एंड देन रिमूव द रॉड द इलेक्ट्रोस्कोप विल बी लेफ्ट विद नेगेटिव चार्ज। तो हम क्या करेंगे, जब इस हटाएंगे, पहले हम कनेक्शन अर्थ का ख़त्म करें और उसके बाद रॉड को यहाँ से हटाएं, यानी कि रॉड को बाद में हटाएं, कनेक्शन पहले रिमूव करें, तो हम देखेंगे कि इस इलेक्ट्रोस्कोप पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है। इसी तरह अब हमने क्या करना है, चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली। अब हमने पॉजिटिव इसको चार्ज करना है। इन ऑर्डर टू चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली टच द डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप विद द पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड। हम क्या करेंगे, इस डिस्क को पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड से की मदद से ग्लास रॉड इसको क्या करेंगे, इस डिस्क के नज़दीक लेकर आएंगे। आपने एक बात ध्यान में रखनी है, ये पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। यहाँ पर डायग्राम में नेगेटिवली बना दिया गया है, इसको पॉजिटिवली चार्ज बनाना है। द चार्ज ऑफ द रॉड विल बी न्यूट्रलाइज्ड एज सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द डिस्क विल बी शिफ्टेड टू द ग्लास रॉड लीविंग द डिस्क विद एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से क्या होगा, जो चार्ज है जो डिस्क के ऊपर मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, शिफ्ट कर जाएंगे किस तरफ, गिलास रॉड की तरफ। तो पीछे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। नाउ रिमूव द ग्लास रॉड फ्रॉम द डिस्क, इलेक्ट्रोस्कोप विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। जब हम ग्लास रॉड हटाएंगे तो इस इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बेसिकली यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं होंगे। डायग्राम बेशक आप इसके साथ ना बनाए, ये डायग्राम थोड़ी मिस्टेक हो गई है इसको बनाते वक्त। बेसिकली यहाँ पे जस्ट आपने इसमें गिलास के ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो क्रिएट कर देने हैं और डिस्क के ऊपर नेगेटिव चार्जेस बना देने हैं। बल्कि इस डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे, इस ग्लास रॉड के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट कर देने हैं। तो जब हम इस ग्लास रॉड को हटाएंगे तो वो क्या होगा कि
ये डिस्क के ऊपर कौन सा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप हाउ यू कैन फाइंड प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी। इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि चार्ज किसी भी बॉडी पे मौजूद है। इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एन एनी बॉडी, ब्रिंग द बॉडी नियर द डिस्क ऑफ एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। इफ द बॉडी इज न्यूट्रल there will be no deflection of the leaves, but if the body is positively or negatively charged, the leaves of the electroscope diverge. क्या किया जाएगा कि जब हमने किसी भी बॉडी को चेक करना है कि वो पॉजिटिवली चार्ज है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस बॉडी को डिस्क के नज़दीक लेकर आएंगे। ऐसी डिस्क जो अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप यानी कि जिसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद ना हो, तो अगर बॉडी न्यूट्रल होगी तो इन लीव्स पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर बॉडी के ऊपर कोई चार्ज मौजूद होगा तो क्या होंगे, उसके जो लीव्स हैं वो इलेक्ट्रोस्कोप के डाइवर्ज कर जाएंगे। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास बॉडी है, वो बॉडी इज़ नेगेटिवली चार्ज, बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्कोप इंडक्शन पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द डिस्क। ये डायग्राम भी यहाँ पे दूसरी वाली बनानी है, ये नहीं आएगी। अगर हमारे पास जो ग्लास रॉड है वो नेगेटिवली चार्ज है और उसको हम लेकर आते हैं इस डिस्क के नज़दीक, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। The leaves of the electroscope repel each other and diverge because each leaf has similar charge. The divergence of leaves will depend on the amount of the charge. यहाँ पर बेसिकली लिखा गया है, यहाँ पर जो लिखा है वो नेगेटिवली चार्ज रॉड है, इस वजह से आपने यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस ड्रॉ करने हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस ड्रॉ कर देने हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे वर्डिंग में चेंज कर दें नेगेटिवली चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कर दें, तो फिर ये डायग्राम ठीक है। जैसे आपको बेहतर लगे वैसे कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.7, डिस्क्राइब हाउ यू वुड डिटरमाइन दिस नेचर ऑफ द चार्ज ऑन ए बॉडी बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप। हम इलेक्ट्रोस्कोप की नेचर को कैसे जान सकते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर जो चार्ज है उसकी नेचर को कैसे जानेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, वो हमें कैसे पता चलेगा। फॉर द डिटेक्टिंग ऑफ टाइप ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी, इलेक्ट्रोस्कोप इज फर्स्ट चार्ज्ड आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। सपोज द इलेक्ट्रोस्कोप इज पॉजिटिवली चार्ज। हमने बेसिकली चार्ज देखना है कि किसी भी बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें इलेक्ट्रोस्कोप को पहले चार्ज करना पड़ेगा पॉजिटिवली या नेगेटिवली। तो उसके बाद हमने क्या करना है, जब हमने चार्ज चेक करना है बॉडी पे कौन सा है, तो उस बॉडी को हम इस डिस्क के नज़दीक लेकर आएंगे। अगर जो डाइवर्जेंस है लीव्स की वो इंक्रीज कर जाती है, तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिवली चार्ज है। सबसे पहले हमने क्या काम किया था कि इलेक्ट्रोस्कोप को हमने पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने इस बॉडी का चार्ज चेक करना है कि इस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो इस बॉडी को इस डिस्क के नज़दीक लेकर आएंगे। इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। हमने क्या किया, ये रॉड इसके नज़दीक लेकर आए। जो ही हम नज़दीक लाएंगे डिस्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये मज़ीद रिपेल कर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर लीव्स रिपेल कर जाएं तो रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर लीव्स डाइवर्ज कर जाएं तो क्या होगा कि रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। कूलम्स लॉ को हमने एक्सप्लेन करना है और मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है। तो कूलम्स लॉ है क्या, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन जो 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान में मौजूद होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उन चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसकी अब मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। मैथमेटिकली F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ये हमने डेफिनेशन की मदद से लिखा, और दूसरा भी कहा गया था कि वो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, तो F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और R स्क्वायर आ जाएगा।
प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करेंगे तो कांस्टेंट आएगा F इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पर F क्या है, फोर्स है उन दो चार्जेस के दरमियान जिसको हम कूलम्स फोर्स कहते हैं। Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं और इन चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है। K कांस्टेंट है जिसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का नाम दिया जाता है और K किसके इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। The value of K depends upon the medium between the two charges and the system of units in which F, Q and R are measured. Epsilon is the permittivity of free space. K की वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है कि उन दो चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है और F, Q और R किस यूनिट में मेजर किए गए हैं। एप्सिलॉन क्या है, यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। If the medium between the two charges is air, then the value of K in SI units will be 9 × 10⁹ Newton meter square per coulomb square. अगर मीडियम उन दो चार्जेस के दरमियान एयर हो तो हम क्या कहेंगे, जो K की वैल्यू है SI यूनिट्स में, K की वैल्यू क्या होगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगी। हम इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करके K की वैल्यू फाइंड कर भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.9, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक रीजन है जिसमें एक चार्ज क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर रहा होता है दूसरे चार्ज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन, एक ऐसी फील्ड है जिसमें एक चार्ज दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेंथ कितनी है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम देंगे। और ये मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, E इक्वल टू F/Q0, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहाँ से F इक्वल टू QE आ जाएगा या F इक्वल टू Q0E कह सकते हैं। Thus, the electric field intensity at any point is defined as the force acting on a unit positive charge placed at that point. ये बेसिकली इसी फार्मूले को देखते हुए ये एक और डेफिनेशन लिख दी गई है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। जो SI यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो न्यूटन पर कूलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.10, इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं ये बताना है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बीइंग अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, एक फोर्स है, इस वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम वैसी होगी जैसी कि जो हम टेस्ट चार्ज उस फील्ड के अंदर रखेंगे उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। इफ़ द टेस्ट चार्ज इज फ्री टू मूव, अगर टेस्ट चार्ज फ्रीली मूव कर सकता हो, इट विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। यानी कि टेस्ट चार्ज है, अगर उसको हम फ्रीली अगर वो फील्ड के अंदर मूव कर सकता हो तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन में मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13.11 है, हाउ वुड यू डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिफाइन इट्स यूनिट। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान में कितना है और इसका यूनिट क्या है वो बताना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस टू पॉइंट्स के दरमियान, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is the energy supplied by a unit charge as it moves from one point to the other। कि पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली दो पॉइंट्स के दरमियान क्या है, जो एनर्जी सप्लाइड की जाती है कि एक यूनिट चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है तो उसको जितनी एनर्जी चाहिए उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई की जाती है उसको पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दिया जाता है। इसका यूनिट क्या होता है, द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट विच इज इक्वल टू जॉल पर कूलम। SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट है जिसको जॉल पर कूलम भी कहते हैं, यानी कि वोल्ट जॉल पर कूलम के इक्वल होता है। वोल्ट क्या है, इफ 1 joule ऑफ वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन पोटेंशियल एट द पॉइंट विल बी 1 volt। कि 1 joule ऑफ वर्क हम करें
अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लेकर आए तो उसको हम क्या नाम देंगे, 1 वोल्ट का नाम देंगे, जो पोटेंशियल उस वक्त रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.12, शो दैट पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट्स। हमने ये शो करना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन के इक्वल होगा जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर आएंगे। यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन करेंगे उसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्कि इसी का हिस्सा है, इफ W इज द वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to a certain point in the field, the electric potential V at that point would be given by V equal to W over Q। कि W अगर हमारे पास वर्क डन हो और Q क्या हो, चार्ज हो, तो हम इस चार्ज को मैग्नेटिक उसके जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें एक पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन करेंगे वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होगा। ये मैथमेटिकली V इक्वल टू W बाई Q आएगा। इफ़ द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A इज VA, यानी कि एक पॉइंट उसके ऊपर पोटेंशियल जो है वो VA है और दूसरे पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो VB है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज एट दीज पॉइंट्स विल बी QVA एंड QVB। जो VA पे एनर्जी हो जाएगी वो QVA हो जाएगी और VB पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो QVB हो जाएगी। तो अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो QVA माइनस QVB हो जाएगा जब हम चार्ज को मूव करवाएंगे A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन डूइंग सम यूजफुल वर्क। इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है कुछ यूजफुल वर्क करने के लिए। तो एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज किसकी इक्वल होगी, Q यहाँ से कॉमन आ जाएगा, Q इंटू VA माइनस VB आ जाएगी। Next question, what do you mean by the capacitance of a capacitor? Define units of capacitance। capacitance of a capacitor का क्या मतलब है और capacitance का जो यूनिट है उसको भी डिफाइन करना है। capacitance क्या है, capacitance is the ability of a capacitor to store charge, यानी कि कोई भी कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करने की अहलियत रखता है उसको हम कैपेसिटेंस का नाम देते हैं। किसी कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हो सकता है उसको कैपेसिटेंस का नाम देते हैं। It is given by the ratio of charge and the electric potential as C equal to Q over V, capacitance equal to charge per unit volt, C equal to Q over V। Unit of capacitance क्या है, SI unit of capacitance is farad। SI unit जो है capacitance का वो farad है और farad की definition क्या है, if 1 coulomb of charge given to the plates of a capacitor produces a potential difference of 1 volt between the plates of the capacitor, then its capacitance would be 1 volt। कि अगर हम 1 कूलम चार्ज प्रोवाइड करें प्लेट्स को, जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, और वो पोटेंशियल डिफरेंस उनके दरमियान 1 वोल्ट हो प्लेट्स के दरमियान, तो जो कैपेसिटेंस होगी वो 1 फैरेड होगी। नोट, फैरेड इज लार्ज यूनिट, यूजली वी यूज अ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड माइक्रोफैरेड एंड पिकोफैरेड। फैरेड बहुत बड़ा यूनिट है तो यूजली जो हम यूनिट यूज करते हैं वो माइक्रोफैरेड या पिकोफैरेड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13.14, ड्राइव द फार्मूला फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ कैपेसिटेंस। के कैपेसिटर सीरीज में अटैच हैं तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी वो हमने देखनी है। इन दिस कॉम्बिनेशन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड साइड बाय साइड। कैपेसिटर्स को हमने साइड बाय साइड कनेक्ट करना है। The right plate of the one capacitor is connected to the left plate of the next capacitor। अगर ये कैपेसिटर देखें तो इसकी लेफ्ट प्लेट तो इस बैटरी के साथ कनेक्ट कर दी गई, इसकी राइट प्लेट नेक्स्ट कैपेसिटर के लेफ्ट प्लेट के साथ
और इस कैपेसिटर की राइट प्लेट नेक्स्ट कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट के साथ इसी तरह हम इसको कनेक्ट करते हैं साइड बाय साइड, और जो लास्ट कैपेसिटर होता है उसकी राइट प्लेट को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, सीरीज कैपेसिटर सर्किट। अब हमने इसका देखना है, फार्मूला इसका ड्राइव करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हम इसका फार्मूला जनरेट करते हैं। ईच कैपेसिटर हैज़ द सेम चार्ज अक्रॉस इस, हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज है वो सेम होगा, और वो किसकी इक्वल होगा, टोटल चार्ज की इक्वल होगा, यानी कि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल होगा Q के। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंसेस। हर कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होगा। अगर ये Q1 कैपेसिटर है तो इस पर पोटेंशियल V1 होगा, अगर ये Q2 है तो इस पर पोटेंशियल V2 होगा, अगर ये Q3 है तो इस पर पोटेंशियल V3 होगा। टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अक्रॉस द कैपेसिटर्स, यानी कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इक्वल आ जाएगा Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2 प्लस Q ओवर C3। V इक्वल टू Q ओवर C होता है, बेसिकली वो फार्मूला हमने तीनों जगहों पे अप्लाई कर दिया। यहाँ से Q कॉमन ले लेंगे, बाकी ये रह जाएगा, ये Q इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो V ओवर Q इक्वल आ जाएगा 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 के। Thus we can replace series combination of capacitance with one equivalent capacitor having capacitance C equivalent, यानी कि V ओवर Q को हम C equivalent का नाम दे दें तो ये इक्वल हो जाएगा 1 ओवर C equivalent इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 के। C इक्वल टू Q ओवर V होता है, तो जो V ओवर Q है तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 ओवर C इक्वलेंट के। ये फार्मूला हमारे पास आ गया। इफ इन केस ऑफ n कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटर्स हैं, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, तो उसके लिए जो फार्मूला आएगा वो ये आएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13.15 है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, दो टाइप्स हैं कैपेसिटर्स की, वेरिएबल कैपेसिटर्स एंड फिक्स्ड कैपेसिटर्स। एक वेरिएबल कैपेसिटर होते हैं और फिक्स कैपेसिटर होते हैं। जनरली वेरिएबल कैपेसिटर्स, फिक्स कैपेसिटर वो होते हैं जो जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, और वेरिएबल कैपेसिटर वो होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी कर सकती है। फिक्स कैपेसिटर, इन फिक्स कैपेसिटर द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस कैन नॉट बी चेंज। फिक्स कैपेसिटर में जो कैपेसिटर की वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती, जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल फिक्स कैपेसिटर की कौन सी हैं, पहली एग्जाम्पल है पेपर कैपेसिटर। द पेपर कैपेसिटर हैज़ ए सिलेंड्रिकल शेप। पेपर कैपेसिटर की जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल शेप होती है, ये आप पेपर कैपेसिटर देख सकते हैं। दूसरा माइका कैपेसिटर होता है। इन दीज कैपेसिटर्स माइका इज यूज्ड एज डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स। माइका एक मटेरियल है जिसको हम एज ए डाइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में, तो इस वजह से इसको माइका कैपेसिटर कहा जाता है। और डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक बेसिकली यूज़ किया जाता है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो ये डायग्राम में माइका कैपेसिटर भी दिखाया गया है। अब इसके बाद वेरिएबल कैपेसिटर्स देखते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर्स, इन वेरिएबल कैपेसिटर्स द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। वेरिएबल कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। बेसिकली ये इस तरह का वेरिएबल कैपेसिटर होता है। इसको जब हम रोटेट करते हैं तो एक तो इसकी प्लेट्स फिक्स होती हैं, दूसरी जो प्लेट्स हैं वो मूवेबल होती हैं। तो जो एरिया इन कांटेक्ट है मूवेबल प्लेट्स और फिक्स प्लेट्स का, वो चेंज होने से जो कैपेसिटेंस है वो चेंज होती है। तो वेरिएबल टाइप ऑफ कैपेसिटर्स, इन वेरिएबल टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स सम अरेंजमेंट इज मेड टू चेंज द एरिया ऑफ द प्लेट्स फेसिंग each other. It is generally a combination of many capacitors with air as dielectric. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही बात जो आपको बताई है कि फिक्स्ड प्लेट्स होती हैं और मूवेबल प्लेट्स होती हैं। तो मूवेबल प्लेट्स और फिक्स प्लेट्स के दरमियान जो एरिया इन कांटेक्ट है उसको इन्हांस, इंक्रीज या डिक्रीज करके हम कैपेसिटेंस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स होते हैं। एन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इज अ टाइप ऑफ कैपेसिटर which uses electrolyte as one of its electrodes to achieve large capacitance. Electrolyte को यूज करता है एज ए इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में बेसिकली ऐसा कैपेसिटर है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है
एक इलेक्ट्रोड के तौर पर, ताकि जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाए। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स आर मेनली यूज्ड व्हेन हाई चार्ज स्टोरेज इन स्मॉल वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? जहाँ पे बेसिकली हमें हाई चार्ज चाहिए होता है, हाई चार्ज स्टोरेज चाहिए होती है स्मॉल वॉल्यूम में। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर दिखाया भी गया है डायग्राम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.16, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स टाइप कैपेसिटर। वेरिएबल और फिक्स टाइप कैपेसिटर में डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट फिक्स कैपेसिटर देखते हैं। फिक्स्ड कैपेसिटर्स द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कैन नॉट बी चेंज्ड। कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती। एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटर्स आर पेपर कैपेसिटर एंड माइका कैपेसिटर। और जो वेरिएबल कैपेसिटर्स हैं उनमें जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो इंक्रीज या डिक्रीज करती है। वेरिएबल कैपेसिटर्स की जो अरेंजमेंट है वो कुछ ऐसी बनाई जाती है कि उसकी मदद से जो अरेंजमेंट है उसको हम बेसिकली एक नॉब सी होती है, उसको रोटेट करके हम क्या कर सकते हैं, जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 13.17, एनलिस्ट सम यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स की कुछ यूजेस बताने हैं। तो कैपेसिटर्स को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? फर्स्ट है कैपेसिटर्स आर यूज्ड फॉर ट्यूनिंग ट्रांसमीटर्स, रिसीवर्स एंड ट्रांजिस्टर रेडियोस। ट्रांजिस्टर रेडियोस में जो रिसीवर या ट्रांजिस्टर रेडियोस होते हैं उनमें, या जो ट्यूनिंग ट्रांसमीटर्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। कैपेसिटर्स आर यूज्ड फॉर टेबल फैंस, सीलिंग फैंस, एग्जॉस्ट फैंस। जो फैंस होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है कैपेसिटर। कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन फैन मोटर्स, इन एयर कंडीशनर्स, कूलर्स, मोटर वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर। यानी कि जहाँ जहाँ पे मोटर यूज़ की जाती है वहाँ पे साथ क्या किया जाता है, जो कैपेसिटर है वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कैपेसिटर्स हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इस्तेमाल करते हैं। फ्रीक्वेंसी को लो या हाई करने के लिए हम कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर सर्किट में यूज़ किया जाता है रेडियो को ट्यून करने के लिए पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज तक। और इसके बाद जो जनरली हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, जैसे कि कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, इनमें भी हम क्या करते हैं, जो कैपेसिटर है वो यूज़ किया जाता है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उनमें कैपेसिटर यूज़ किया जाता है। बेसिकली इसका मकसद चार्ज स्टोर करना होता है, तो हमें काफ़ी सारी जगहों पे चार्ज स्टोर करने की ज़रूरत महसूस होती है, तो वहाँ पे हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.18, डिस्कस वन एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक एप्लीकेशन हमने डिस्कस करनी है। तो बुक में इसकी दो एप्लीकेशंस हैं। एक जो चार्ज को हम कार को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या करते हैं कि उसको पेंट करते हैं, और दूसरा जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर क्या है? एन इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर इज यूज्ड इन होम्स टू रिलीव द डिस्कम्फर्ट ऑफ एलर्जी सफरर्स। एयर को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है घरों में। एयर मिक्सड विद डस्ट एंड पोलन एंटर्स द डिवाइस अक्रॉस ए पॉजिटिवली चार्ज्ड मैश स्क्रीन। जो एयर होती है वो उसको उस मशीन के एक तरफ से एंटर किया जाता है। The airborne particles become positively charged when they make contact with the screen. बेसिकली जब स्क्रीन से एंटर होते हैं तो क्या होता है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। Then they pass through a second negatively charged mesh screen. एक और स्क्रीन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसमें से गुजरते हैं। तो क्या होता है, the electrostatic force of attraction between the positive and positively charged particles in the air and the negatively charged screen causes the particles of the participate out on the surface of the screen. तो बेसिकली जब उस डस्ट पार्टिकल जो इस स्क्रीन सपोज टॉप पे स्क्रीन है इसके ऊपर से उन्होंने ये डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये पोल्यूटेड एयर यहाँ से स्क्रीन से एंटर की गई है। ये स्क्रीन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा। पोल्यूटेड एयर यहाँ से एंटर हुई, एंटर होने के बाद ये सारी वो जगह है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल्स इस नेगेटिवली चार्ज एरिया में से गुजरेंगे तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो नेगेटिव जो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इस जो हमारे पास सिलेंडर नज़र आ रहा है इसकी वॉल्स के साथ स्टिक हो जाएंगे। थ्रू दिस प्रोसेस वी कैन रिमूव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ कॉन्टामिनेंट्स फ्रॉम द एयर स्ट्रीम। तो जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो इस वॉल के साथ स्टिक हो जाते हैं, तो जो फ्रेश एयर है वो यहाँ से, प्योरीफाइड एयर है वो यहाँ से निकल आती है।
ठीक है। बेसिकली मैंने जो आपको बताया है वो यहाँ पे इस वॉल्स पे बताया है कि नेगेटिव चार्ज था। तो दूसरा प्रोसेस ये भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, जो दरमियान में सिलेंडर है, जो इलेक्ट्रोड है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, तो जो भी डस्ट पार्टिकल जहाँ से गुजरेंगे उनके उन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो इस रॉड के साथ स्टिक हो जाएंगे, तो बाकी एयर जहाँ से गुजर जाएगी। बेसिकली मकसद वही है कि जहाँ पर फर्स्ट यहाँ पे पॉजिटिव शीट लगाई जाती है ताकि जितने भी चार्जेस हैं वो जब इसमें से पास हों तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, और फिर जब वो इस एरिया से गुजरें जहाँ पर नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा, चाहे वो रॉड पे हो चाहे इन वॉल्स पे हो, वो डस्ट पार्टिकल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो इसके साथ स्टिक कर जाएंगे, तो बाकी जो एयर है वो यहाँ से प्योरीफाइड एयर बाहर आ जाएगी। तो ये प्रोसेस इसी तरह कंटिन्यू होता है, तो जो जितनी भी एयर होती है वो प्योरीफाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.19, व्हाट आर हैजर्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से हमें क्या खतरात हो सकते हैं वो देखने हैं। तो सबसे पहला है लाइटनिंग। द फेनोमेना ऑफ लाइटनिंग ऑकर्स ड्यू टू लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच बिल्ड्स अप इन द हैवी थंडर क्लाउड्स। बेसिकली आसमानी बिजली जो ज़मीन पर गिरती है वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक एग्जाम्पल है। The thunder clouds are charged by friction between the water molecules in the thunder clouds and the air molecules. जो thunder clouds होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। कौन सी फ्रिक्शन? जो वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं थंडर क्लाउड्स में वो, और जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो, इनके दरमियान जब फ्रिक्शन होगी तो थंडर क्लाउड्स क्या हो जाएंगे? चार्ज हो जाएंगे। When the charge on the thunder clouds is sufficiently high, जब वो चार्ज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, it can produce पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन दी एयर, तो वो एयर में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है। द ह्यूज अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज डिस्चार्ज टू द हाईएस्ट ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड एंड कैन हार्म देम। तो जो ग्राउंड पे हाईएस्ट पॉइंट होगा वहाँ पर वो क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज उसमें बादल में मौजूद है, जो एयर में मौजूद होगा वो क्या होगा, वो ज़मीन की तरफ आएगा, और जो हाईएस्ट पॉइंट उसे मिलेगा वो उसकी तरफ क्या हो जाएगा, वहाँ से इंटर होकर तो ग्राउंड हो जाएगा। तो बेसिकली वो चार्ज काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, इस वजह से वो डैमेज कर सकता है, वो हमारे लिए ख़तरनाक होता है। इसी वजह से आसमानी बिजली से हम बात भी वाक़या हो जाती हैं या बिल्डिंग्स भी कोलैप्स कर जाती हैं। इसके बाद जो लाइटनिंग कंडक्टर्स हैं उनकी मदद से भी हमें ख़तरात होते हैं। टू प्रिवेंट लाइटनिंग फ्रॉम डैमेजिंग टॉल बिल्डिंग्स, लाइटनिंग कंडक्टर्स आर यूज्ड। लाइटनिंग कंडक्टर्स यूज़ किए जाते हैं अब इस लाइटनिंग से बचने के लिए। द पर्पस ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर इज टू प्रोवाइड अ स्टेडी डिस्चार्ज पाथ फॉर द लार्ज अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द एयर टू फ्लो फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द एयर। बेसिकली एक लंबी सी स्ट्रिप, जितनी भी हाई बिल्डिंग हो, क्या किया जाता है, उस हाई बिल्डिंग से थोड़ा ऊपर करके वो स्ट्रिप, मेटल स्ट्रिप उस बिल्डिंग से थोड़ी हाइट तक रखी जाती है। जैसे हम अगर सेंटोरस की बात करें तो सेंटोरस काफ़ी हाई बिल्डिंग है, अगर आसमानी बिजली गिरती है तो वो डायरेक्ट उसकी तरफ आएगी क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट है। तो बेसिकली क्या होगा कि वहाँ पर एक स्ट्रिप जिसकी हाइट उस सेंटोरस की हाइट से ज़्यादा हो, वो उस हाइट से लेकर डायरेक्ट ज़मीन तक लाई जाती है ताकि आसमानी बिजली अगर गिरे तो वो मेटल स्ट्रिप क्या करे, उसको कैच करके डायरेक्ट क्या करे, अर्थ तक पहुंचा दे और जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स होने से बच जाए। उसके बाद है फायर्स और एक्सप्लोजन्स। Static electricity is a major cause of fires and explosions at many places. A fire or an explosion may occur due to excessive build of electric charges produced by friction. Static electricity can be generated by the friction of the gasoline being pumped into a vehicle or container. It can be produced when we get out of the car or move an article of the clothing. Static charges are dangerous. If static charges are allowed to discharge through the areas where there is petrol vapor, a fire can occur. स्टैटिक चार्ज बेसिकली है क्या? स्टैटिक चार्ज बेसिकली है क्या कि वो किसी भी जगह पर मौजूद हो सकता है, फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है। जैसे जो गैसोलीन ट्रक होते हैं वो जब मूव करते हैं स्पीड से तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो क्या कर जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, तो वो बेसिकली डैमेज हो सकते हैं। फिर उनको बताने के लिए, खैर उसको रिमूव करने के लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स की जाती हैं।
इसी तरह स्टैटिक चार्जेस जो होते हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं। और भी कई तरीक़ों से स्टैटिक चार्जेस मौजूद होते हैं। खैर, जिस तरह हमारे पास जो लाइटनिंग थी, जो आसमानी बिजली है, वो हमारे लिए ख़तरनाक है। इसी तरह जो स्टैटिक चार्जेस हैं वो किसी भी जगह पर मौजूद हो सकते हैं। जैसे कि पेट्रोल पंप पे कहा जाता है कि जहाँ पे नज़दीक कोई भी लाइटर ना ऑन करें या ऐसी कोई भी चीज़, जैसे गाड़ी है तो उसको ऑफ़ कर दें। बेसिकली वहाँ पे एयर में स्टैटिक चार्ज मौजूद होता है, तो स्टैटिक चार्ज मौजूद होने की वजह से अगर किसी भी जगह पे छोटा सा भी स्पार्क हो तो उससे क्या हो सकता है, आग लग सकती है। तो ये इसके नुकसानात हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।